Hello and welcome back once again in another session of पार्टनरशिप अकाउंटिंग। देखिए, हम डेथ ऑफ द पार्टनर से रिलेटेड कंसेप्ट्स क्लियर कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि मैंने अभी तक जितने भी सेशंस आपको प्रोवाइड किए हैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग को लेकर वो आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुए होंगे, आपने बहुत अच्छे तरीके से उन्हें समझा होगा। आज का जो मेरा सेशन है वो डेथ ऑफ द पार्टनर को लेकर एक लास्ट सेशन है। वैसे तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देना चाहूंगी कि जो ये हमारा 20 to 21 वाला सेशन है, ये कोविड-19 की वजह से हमें इस सेशन के लिए थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिली है। तो जो सिलेबस में से कट हुआ है वो इस सेशन के लिए इस बार डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और उसके एग्जीक्यूटर का अकाउंट सिलेबस में नहीं है, कट है। लेकिन ये एक क्वेश्चन 72 जो कि पेज नंबर 5.138 पर मेरे पास अवेलेबल है, इसे मैंने कवर किया है क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें जर्नल एंट्रीज बनाने के लिए कहा गया है, हमें जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए कहा गया है। तो मुझे लगा कि ये एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस जरूर किया जाना चाहिए और उसके बाद हमारा ये चैप्टर जो है वो वाइंड अप हो जाएगा, क्योंकि ये कंसेप्ट हमने आगे फर्दर नहीं कवर करने हैं। ऑल्दो मैं आपको लास्ट सेशन में ये डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है वो वर्किंग नोट्स की फॉर्म में ही सही चाहे, लेकिन मैं आपको ये एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुकी हूँ। तो देखते हैं कि आज का ये क्वेश्चन क्या है विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एल, एम एंड एन 3 पार्टनर्स हैं और आपको उनकी रेशो 5:3:2 बता रखी है। बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन आपको क्या कह रही है कि क्रेडिटर्स हैं, रिजर्व्स हैं, कैपिटल्स दे रखी हैं आपको एल, एम और एन की। आपको कैश का बैलेंस बता रखा है, आपको डेटर्स, स्टॉक, मशीनरी एंड इन्वेस्टमेंट्स बताई हुई हैं। एन की डेथ हो गई है 5 नवंबर 2019 को एन की डेथ हुई है। और पार्टनरशिप डीड क्या कहती है कि एग्जीक्यूटर्स को क्या क्या मिलेगा। जो कैपिटल उसकी क्रेडिट में पड़ी है, मतलब ये रहा एन और ये रही उसकी कैपिटल, ये 20,000 रुपए उसे मिलेंगे। इन पर इंटरेस्ट भी मिलेगा 8% पर एनम। इतना तो पता है ना कि जब पर एनम वर्ड साथ में लगा हुआ हो तो नंबर ऑफ मंथ्स या नंबर ऑफ डेज की कैलकुलेशन भी साथ में करनी होती है, टाइम पीरियड को भी साथ में कंसीडर करना होता है। तो यहां पर भी ऐसा ही कुछ कंसेप्ट किया जाएगा। उसके बाद देखिए शेयर ऑफ रिजर्व्स भी उसे मिलेगा। His share of profit for the intervening period will be based on the sales during that period which were calculated as 2,40,000। तो आपको सेल्स बताई हुई हैं ऑलरेडी कि 2,40,000 है और इन सेल्स पर प्रॉफिट का रेट कितना है ये भी आपको बता रखा है कि पिछले 4 सालों से हम 15% का प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो आपको रेट ऑफ प्रॉफिट बता रखा है, अमाउंट आप मल्टीप्लाई कर कैलकुलेट कर सकते हो। देन उसके बाद देखो आपको गुडविल के बारे में बता रखा है कि उसके हिस्से की गुडविल भी उसे मिलेगी, जो कैसे कैलकुलेट होगी। थ्राइस दी अमाउंट ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years लेस 25%। तो एवरेज प्रॉफिट्स का 25% कम कर जो आएगा उसे जब थ्राइस कर देंगे, मतलब 3 गुना कर देंगे, तो वो हमारे पास गुडविल की वैल्यू निकल आएगी। अब ये पता है आपको कि ये वाली गुडविल फर्म की गुडविल निकलती होती है और फिर इसमें से पार्टनर का शेयर निकालना होता है। प्रॉफिट्स आपको बता रखे हैं पिछले सालों के। नेक्स्ट देखो आपको क्या बता रखा है, आपको बता रखा है इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड एट पार और एग्जीक्यूटर्स को पे कर दिया गया है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड राइट द अकाउंट ऑफ एग्जीक्यूटर ऑफ एन। तो एन के एग्जीक्यूटर का अकाउंट भी बनाना है। तो मैंने कोशिश की है कि जो आपके सिलेबस में नहीं भी था वो भी मैंने इस क्वेश्चन के जरिए आपको समझाने की कोशिश की है, ताकि आपको फर्दर आपकी कॉमर्स लाइन में जब आप बीकॉम में या फर्दर कभी स्टडी करो तो आपको ये समझा हुआ जरूर काम आएगा। तो लेट्स सी, देखते हैं कि ये जो अमाउंट पेड हमें हिंट में बता रखा है वो किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा और किस तरह से जर्नल एंट्रीज पास की जाएंगी। देखिए 3 पार्टनर्स थे, एल, एम एंड एन। आपको ये उनकी ओल्ड रेशो बता रखी थी, दिस वाज ओल्ड रेशो। अब देखो बहुत ही ध्यान से,
एन कब डेथ हुई उसकी, एन की डेथ कब हुई 5 नवंबर को। तो मैंने नंबर ऑफ डेज यहां पर कैलकुलेट कर लिए क्योंकि ये काम आएंगे हमें जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो ये मैंने अप्रैल से लेकर 5 नवंबर तक के डेज कैलकुलेट कर लिए और काउंट कर लिए, 219 डेज बनते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हम सबसे पहले कुछ वर्किंग नोट्स समझेंगे। हमें शेयर ऑफ प्रॉफिट्स निकालना है जो कि 2,40,000 हमें इस ड्यूरेशन की, ये जो नंबर ऑफ डेज मैंने कैलकुलेट किए हैं, इसी ड्यूरेशन की हमें सेल्स भी बता रखी थी और 15% का रेट ऑफ प्रॉफिट भी हमें दिया हुआ था। तो 36,000 हमने प्रॉफिट का शेयर निकाल लिया। एक चीज याद रखना, अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें हम नंबर ऑफ डेज के साथ कैलकुलेट कर कर प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें दिया ही 2,40,000 जो सेल्स है वो इन नंबर ऑफ डेज के लिए ही दे रखी है। तो दोबारा से 219/365 नहीं करना, हमें 36,219 दिनों के हिसाब से ही दिया हुआ है। तो हमने करना क्या है, जस्ट एन का शेयर कैलकुलेट करना है, विच इज 2/10, और हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो 7200 हमारे पास एन का शेयर निकल आएगा। अब देखो, हमने सारा क्वेश्चन समझा, सारा क्वेश्चन पढ़ा। क्या आपको जो एल और एम है उनकी न्यू रेशो बता रखी थी? नहीं बताई हुई ना। तो दैट मीन्स अब आपको यहां पर अपने आप आइडिया लग जाना चाहिए कि जब जर्नल एंट्री पास की जाएगी तो ये किस तरह से पास की जाएगी। क्या इसे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस के थ्रू पास किया जाएगा या नहीं। नेक्स्ट देखो, गुडविल। अब गुडविल की कैलकुलेशन कैसे होगी ये मैंने ऑलरेडी आपको समझाया है। तो देखो, यही बनती है ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि एवरेज प्रॉफिट्स में से 25% लेस कर देना है, जो आएगा उसे 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखते हैं कि ये कैसे कैलकुलेट होगी। मैंने सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट्स कैलकुलेट कर लिए जो कि 48,000 डिवाइडेड बाय 4 12,000 आ गए। फिर देखो, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन मैंने 12,000 में से 25% लेस कर दिया 12,000 का, तो 3,000 लेस हो गया। तो हमारे पास कितनी आ गई 9,000। अब 9,000 का थ्राइस कर दो तो वो हमारे पास गुडविल निकल आई 27,000 और हमें एन का शेयर ही चाहिए। तो हम 27,000 मल्टीप्लाई बाय 2/10 करेंगे तो एन का शेयर निकल आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ गया। अब देखो, अब हम जर्नल एंट्रीज समझना शुरू करते हैं। देखो, मैंने आपको तीनों पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रिजर्व किस तरह से बटा ये शो किया है। आप अगर चाहो तो सिर्फ और सिर्फ एन की कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब एन को कितना मिलेगा, तो रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू एन्स कैपिटल भी कर सकते हो। नहीं तो अदरवाइज हमने समझा तो यही है ना कि जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो पार्टनरशिप फर्म डिसोल्यूट हो जाती है। इसलिए जो रिजर्व्स वगैरह होते हैं, जो भी एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स होते हैं या प्रॉफिट्स होते हैं, वो सभी पार्टनर्स की पुरानी रेशो में बट जाते हैं। तो एंट्री सही तरीके से तो यही बनती है। लेकिन अगर हम सिर्फ अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली स्पेसिफिकली चलें, सिर्फ एन की जो ट्रीटमेंट्स हैं उन्हीं को कंसीडर करें, तो उसके हिसाब से जो जर्नल एंट्री बनेगी वो बनेगी रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू एन्स कैपिटल अकाउंट, की सिर्फ एन को एन का हिस्सा दे दिया। ठीक है, अब वो कितना बनेगा, 9,000 था, हमने तीनों में डिवाइड किया। लेकिन अगर सिर्फ एन के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री की होती तो रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू एन्स कैपिटल अकाउंट 1800 आ जाता। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट जर्नल एंट्री। उससे पहले एक और बात याद रखना कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं हमारी वो 5 नवंबर को ही पास की जाएंगी, तो इसलिए डेट कॉलम में 5 नवंबर लिखा हुआ आएगा। अब देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री जो आप +1 में सीख कर आए हो, तो इंटरेस्ट ऑन एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एन्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये उसी की कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये देखो, कैलकुलेशन भी यहां पर शो की गई है कि 20,000 अमाउंट थी, 8% का रेट था और नंबर ऑफ डेज के अकॉर्डिंगली हम प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेट करें तो वो 219 डिवाइडेड बाय 365, और जब इसे कैलकुलेट किया जाएगा तो इट विल बी 960 रुपीज। तो कुछ इस तरह से इंटरेस्ट की जर्नल एंट्री पास कर दी जाएगी, नरेशन लिख दी जाएगी।
फिर देखो, आपको जो मैंने ऑलरेडी हिंट समझा दिया था कि क्योंकि हमें नई रेशो नहीं बता रखी तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट नहीं भी बता रखी, प्लस मतलब चेंज नहीं है, जितना उनका पुराना शेयर था उसी के अकॉर्डिंगली वो शेयर करेंगे आगे भी। यही था ना, क्योंकि हमें रेशो क्या बता रखी थी, आई थिंक 5, 3 एंड 2 बता रखी थी हमें। तो 5, 3 एंड 2 के अकॉर्डिंगली जब ये एन का शेयर निकल जाएगा तो यही रेशो रहेगी ना उनकी, चेंज तो नहीं हुई ना रेशो। तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के थ्रू ही एंट्री पास की जाएगी उस 7200 की जो हमें शेयर ऑफ प्रॉफिट एन का पता चला था। अब देखो बहुत ही ध्यान से गुडविल की ट्रीटमेंट। अब गुडविल मैंने आपको समझाई थी, गुडविल हमारे पास कितनी निकली थी, 5400। अब 5400 को हमने कैसे डिवाइड करना है ये आपको स्टार्टिंग से पता है, जब हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाला कंसेप्ट पढ़ते आ रहे हैं कि ये गेनिंग पार्टनर्स टू सैक्रिफाइसिंग होता है। और ये बहुत बार मैं आपको समझा चुकी हूँ कि जो छोड़कर चला जाता है वो सैक्रिफाइस कर देता है, जो रिमेनिंग रह जाते हैं एग्जिस्टिंग होते हैं वो एक्चुअली गेन कर लेते हैं। तो इसलिए एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एन्स कैपिटल अकाउंट। तो उसका गुडविल का शेयर 5400 था जो कि एल और एम में उनकी बची हुई रेशो के अकॉर्डिंगली डिवाइड हो जाएगा। अब देखो बहुत ही ध्यान से नेक्स्ट जर्नल एंट्री। देखो नेक्स्ट एंट्री जो है वो हमें बता रखा था क्वेश्चन में कि हमने इन्वेस्टमेंट्स को सेल कर दिया। देखो अगर हम इसकी जर्नल एंट्री कैश के थ्रू करना चाहें तो भी ठीक है, लेकिन ज्यादातर जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो बैंक के थ्रू ही मतलब सेल परचेज की जाती होती हैं। इन्वेस्टमेंट्स ज्यादातर क्या होती हैं कि हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं या अपना पैसा एफडी की फॉर्म में इन्वेस्ट किया हुआ है, जमा किया हुआ है। तो इसलिए ज्यादातर जब इन्वेस्टमेंट्स को सेल परचेज की एंट्री पास की जाती है तो वो बैंक के थ्रू पास की जाती होती है बजाय की कैश के। क्योंकि हमें क्वेश्चन में अगर आपने ध्यान दिया हो, नहीं तो वीडियो रिवाइंड कर कर देखिए, हमें बैलेंस शीट में कैश ही अकेला दिया हुआ है, बैंक नहीं दिया हुआ। तो मैंने ये एज्यूम किया कि हमने कैश के थ्रू एंट्री पास कर दी, कैश हमें मिल गया, लेकिन अगर हम चाहें तो हम इसे बैंक के थ्रू भी पास कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ठीक है। अगर हम इसे बैंक के थ्रू मानेंगे तो होगा क्या, एक और एंट्री हम ये भी एज्यूम कर सकते हैं कि हमने जो हमारे पास कैश अवेलेबल था उसे बैंक में जमा करवा दिया जब हमने एन के एग्जीक्यूटर को पेमेंट करनी है। तो अगर इस तरह की एजम्पशन हम लेते हैं तो क्या होगा, हमें कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर से मैं कहूंगी जो आपने +1 में कैश बुक्स में सीखी थी उस तरह की आपको जर्नल एंट्री या जर्नल एंट्री की फॉर्म में जो आपने सीखी थी वो एक एक्स्ट्रा जर्नल एंट्री आपको पास करनी पड़ेगी। लेकिन इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया है, मैंने उस कैश को एज इट इज ही पड़ा रहने दिया है। मैंने ये जो इन्वेस्टमेंट्स की सेल है वो बैंक के थ्रू कर दी है। ठीक है, मुझे उम्मीद है यहां तक का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब हम एक बार देखते हैं कैपिटल अकाउंट एन का, फिर उसके बाद देखेंगे कि अमाउंट ड्यू टू बी पेड कितना निकलेगा। देखो आगे की जर्नल एंट्रीज समझने से पहले हमें एन के कैपिटल अकाउंट की नॉलेज होना जरूरी है। तो एक बार जल्दी से इसे चेक कर लेते हैं कि ये क्या है। देखो हमें पता था कि हमें बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000 का उसका कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है। रिजर्व जो उसका शेयर निकला था वो 1800 निकला। इंटरेस्ट का शेयर उसका 960 था। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस ये प्रॉफिट का शेयर आ गया। बाय एल एंड बाय एम ये आपके पास आ गई उसकी गुडविल का शेयर। ठीक है, मैंने बाकी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट इसलिए नहीं बनाया क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में वो रिक्वायर्ड नहीं है। हमें सिर्फ एन के एग्जीक्यूटर को कितना अमाउंट देना है ये जानने के लिए एन का ही कैपिटल अकाउंट बनाना सफिशिएंट है। तो मुझे उम्मीद है कि ये कैपिटल अकाउंट भी आपको समझ में आ गया। और देखो हम अगर इन्हें टोटल करें तो दिस इज द अमाउंट, यही आपको हिंट में बता रखी थी। ये अमाउंट एन के एग्जीक्यूटर को ड्यू हो जाती है, मतलब उसे पेमेंट करने के लिए लायबल हो जाती है। तो एक बार तो हम एन की कैपिटल में से ये पैसा निकाल कर एन के एग्जीक्यूटर के खाते में ट्रांसफर करेंगे ना। तो अब बनाओ इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी। एन के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड पर लिखा आया है टू एन्स एग्जीक्यूटर
अकाउंट। तो देखते हैं नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या बनेगी। तो देखो नेक्स्ट जो जर्नल एंट्री बनेगी वो बनेगी एंस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एंस एग्जीक्यूटर अकाउंट, जो मैंने अभी अभी आपको एक तरीके से इनडायरेक्टली समझा दी थी। तो दिस इज द अमाउंट जिसे एन के एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एक समझेंगे छोटे से वर्किंग नोट की फॉर्म में। देखो टोटल पेमेंट जो हमने करनी थी एग्जीक्यूटर को, क्योंकि लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में कि उसे पे कर दिया, तो अमाउंट तो थी 35360। हमारे पास कैश अवेलेबल, जो मैंने आपको समझाया है कि मैंने ये एज्यूम किया है कि कैश ही रहा है मेरे हाथों में। बैंक के थ्रू मैंने इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिया है, तो मेरे पास बैंक बैलेंस भी आ गया 12,000 का। तो मेरे पास अवेलेबल जो था अमाउंट वो ये था। अब पेमेंट कितनी करनी है? 35360 की लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि भाई पे आउट है। तो इसका मतलब जो ये डिफरेंस है वो मुझे क्या लेना पड़ेगा? लोन। क्या लेना पड़ेगा? लोन। फिर से मैं एक बार बता दूं, अगर हम इस कैश अवेलेबल को भी बैंक में जमा करवा देते हैं तो डिपॉजिटेड इनटू बैंक की हमें एक एंट्री अलग से करनी पड़ेगी। फिर जब हम एग्जीक्यूटर को पेमेंट करेंगे तो सारी की सारी पेमेंट ही बैंक के थ्रू हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में देखो कैसे किया हुआ है मैंने कि कैश अवेलेबल 8000 था, बैंक का बैलेंस 12,000 था। कैसे आया? जो ये इन्वेस्टमेंट सेल की थी इस तरह से आया। माइनस कर मुझे पता चला कि कितना लोन लेने की रिक्वायरमेंट है। लोन लेने की एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, ठीक है। अगर एक और तरीका, अगर आप बैंक लोन नहीं लेना चाहते हो, क्योंकि आप कहोगे ना क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ तो हमने बैंक लोन क्यों लिया है, तो ये एंट्री भी मत करो। जब आपके बैंक का बैलेंस क्रेडिट में होगा तो आप जब नई बैलेंस शीट बनाओगे तो अपने आप बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाएगा लायबिलिटीज साइड पर, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया नहीं हुआ ना कि बैंक लोन लिया है। तो इसलिए हम इस तरह की एंट्री करने की भी रिक्वायरमेंट मतलब हमें नहीं है। हम सिंपली क्या करेंगे? हम सिंपली पेमेंट कर देंगे एन के एग्जीक्यूटर को, तो अपने आप जो बैंक का बैलेंस क्रेडिट में आएगा वो क्या डिपिक्ट करेगा, वो क्या शो करेगा? वो बैंक ओवरड्राफ्ट के बैलेंस को शो करेगा। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो इसको हम लोन रिक्वायर्ड की जगह पर हम इसे ओवरड्राफ्ट भी कह सकते हैं। अब देखते हैं कि लास्ट जर्नल एंट्री क्या बनेगी। देखो सबसे पहले एन का एग्जीक्यूटर अकाउंट, एन के एग्जीक्यूटर का अकाउंट, क्योंकि इसी के बेसिस पर लास्ट जर्नल एंट्री बनेगी। देखो एन की कैपिटल में 35360 का बैलेंस आया था। हमने इसे पेमेंट जिस तरह से की है बस वो दोनों मोड्स डेबिट साइड पर लिखे हुए आ जाएंगे। फिर से देखो एक हिंट दे रही हूं एंट्री बनाने का, एन्स एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक। जितना कैश अवेलेबल था वो कैश के थ्रू पेमेंट कर दी, जितना बैंक हमारे पास बैंक के थ्रू जितना हमने पेमेंट की उसके लिए बैंक क्रेडिट हो जाएगा। जब बैलेंस शीट बनेगी, वैसे इस क्वेश्चन में हमें ऐसा कुछ पूछा ही नहीं गया, बाई चांस अगर दिया हुआ हो तो जब बनेगी तो बैंक ओवरड्राफ्ट की फॉर्म में शो हो जाएगा। सिंपल सी बात। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। इसी सेशन के साथ हमारा डेथ ऑफ द पार्टनर का कंसेप्ट भी यहाँ पर क्लियर होता है, कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर पेइंग अटेंशन। अगर आपको सेशंस बहुत अच्छे लग रहे हैं तो काइंडली कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर बताइए। जुड़िए चैनल के साथ, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को, डू कमेंट्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।